अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की गिर्द जो सराउंडिंग एरिया उसमें एक उसकी फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है उसमें हमने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शंस वगैरह को डिटरमिन करने के लिए कैसे यूज़ होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने यही पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने कॉमनली सीखा था, और बाकी वो हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी और उसकी डायरेक्शन के मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और ये कैसे डिटरमिन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिटरमिन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या होता है कि एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मीन टू से जस्ट सपोज ये मेरे पास एक सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, ये एक सरफेस है, और ये जो सपोज ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये चारों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब अगर ऐसे में इसको प्लेस आउट करता हूं तो इसमें से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, ये चारों लाइंस इस सरफेस में से पास कर रही हैं। ठीक है, तो इट मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 होगा, यानी कि जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अब अगर मैं इस सरफेस को जो मैंने ऐसे पहले इरेक्ट परपेंडिकुलर उसके सामने प्लेस की थी, अब मैं उसको ऐसे प्लेस करता हूं, उसके पैरेलल, सरफेस को पैरेलल रखता हूं, तो अब शायद एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर से पास नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है, और फिर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस केस में 0 होगा, इस केस में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा 4 होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें। तो इट मींस वी कैन से कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से पास करती हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमिन करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसकी डिफाइन में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, कि एक एरिया में से विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, कि एक एरिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसमें से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उसका क्या होगा, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मीन टू से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह जो है एक एग्जाम्पल है कि ये सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास। ठीक है, ये सारी, तो इसमें एक मैं एरिया प्लेस करता हूं यहां पर। ठीक है, ये मेरे पास सरफेस एरिया ए है, यहां पर मैं एरिया, इतना ही एरिया, सेम साइज का इतना ही एरिया मैं यहां पर प्लेस करता हूं। ठीक है, ये इतना ही सरफेस का एरिया मैंने यहां पर बी प्लेस किया है। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ए में से अगर आप काउंट करें तो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो ए का फ्लक्स कितना होगा, यहां पर 5 होगा। ठीक है, और अगर हम बी को देखें तो उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1 होगा। मीन टू से कि जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कम फील्ड लाइंस पास करेंगी तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगी उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, उतनी फील्ड स्ट्रांग होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर किसी में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, ठीक है, तो उसकी फील्ड जो है वो वीक होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये हमने इसमें देख लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, यहाँ पर फील्ड कम होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई मीन टू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे, इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसको मैथमेटिकल हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी एक डिफाइन थी कि जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगे उतना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन आल्सो बी डिफाइन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया। तो सो वी कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। ठीक है, कि कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। ठीक है, ये कुछ केसेस आते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मैक्सिमम कब होगा। ये मेरे पास कुछ फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस के मैं इधर परपेंडिकुलर एक एरिया प्लेस करता हूं यहां पर। ठीक है, ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस के मैंने एरिया को, सरफेस को क्या किया, परपेंडिकुलर प्लेस किया। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें कि इस एरिया को जब मैंने परपेंडिकुलर प्लेस किया है तो जो इसका वेक्टर एरिया होगा, इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा वो इस सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब अगर सरफेस ऐसे मैंने प्लेस किया है तो इसका जो एरिया होगा वो ऐसे होगा, वेक्टर एरिया वो इस फॉर्म में होगा। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, और ये इसका जो होगा वो एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आप सरफेस परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं तो उसका जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपके पास एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल थीटा कितना होगा, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम अब जो उसकी बाय डेफिनेशन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्या डेफिनेशन है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो यहां से अगर आप डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें तो वहां पर कॉस थीटा आता है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करें तो वहां पर साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी, कॉस थीटा की, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई ए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ जाएगा ई ए cos जो है cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास ये फाई यानी कि ई ए ही आ जाएगा, और ये हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास कौन सा फ्लक्स है, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। ये पहला केस हो गया फ्लक्स का, ठीक है। तो और ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गई, सही है। अच्छा, नेक्स्ट मिनिमम फ्लक्स कब होगा, इसका जो दूसरा केस है कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कि अगर आपने ये जो सरफेस प्लेस की थी, ये वाली जो पहले परपेंडिकुलर प्लेस की थी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ऐसे अगर आपने एरिया प्लेस किया है, पैरेलल प्लेस किया है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जो उसका किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया होता है वो उसके नॉर्मल होता है, ठीक है, यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर सरफेस ऐसे आपने प्लेस की है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये केस है, इसमें सरफेस आपने ऐसे प्लेस किया तो इसका वेक्टर एरिया ऐसे क्या होगा, ऐसे डायरेक्टेड अपवर्ड होगा, यानी कि इसमें ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये मैंने पहले शो की हुई है, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो इधर एंगल कितना बन रहा है आपको, वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर जो वेक्टर एरिया है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फ्लक्स का फार्मूला लगाएं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ई ए कॉस 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स आपके पास क्या आ गया, 0। ये आपके पास सेकंड केस आ गया, ठीक है। अब अगर आपने जो सरफेस है ना तो वो परपेंडिकुलर है ना ही वो पैरेलल हो, वो किसी थीटा एंगल पे आपने प्लेस किया, किसी टेपर्ड फॉर्म में, मतलब ना तो आपने परपेंडिकुलर लगाई है ना आपने पैरेलल लगाई है, तो किसी आपने टेपर्ड एंगल पे उसको आपने प्लेस आउट किया, किसी एंगल थीटा पे आपने उसको प्लेस आउट किया है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा कि ये आपके पास जो है वो सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से मैं गुजार देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। और नेक्स्ट अब इधर क्या होगा, अब फिर वही बात कि जो वेक्टर एरिया होना है वो इसके परपेंडिकुलर ही होना है, जो सी भी आपकी सरफेस होगी अंडर कंसिडरेशन उसके क्या होना है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर एरिया ए आ जाएगा, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, थीटा, और यहाँ हम पर कौन सा कंपोनेंट लेंगे, उसका ए कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई, और कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा उसका, ए कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करें, मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि आपके पास ये एरिया है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर फॉल करते हैं तो ये एक प्रोजेक्शन बनेगा, साया बनेगा इसका, ठीक है, और जिसका प्रोजेक्शन बनता है आपने पढ़ा था उसके साथ कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, इसीलिए मैंने इस रिलेशन में लिखा है थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, और साथ क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ एरिया, एरिया का क्या आ गया, कंपोनेंट, तो इसलिए लिखा है साथ ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है था एक ओवरव्यू था कि उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास करेंगे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर हमने पढ़ा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको फाई से डिनोट करते हैं,
और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। फिर हमने मैक्सिमम फ्लक्स पढ़ा कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा, और अगर हम किसी एरिया को एट एन एंगल स्लाइटली एंगल थीटा पे अगर हम प्लेस करते हैं तो उसके केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिटरमिन करेंगे। ठीक है, ये यहां तक था। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग आ चार्ज, के एक आपके पास सरफेस है और उसके अंदर आपने एक चार्ज प्लेस किया तो उसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिटरमिन करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये एक सरफेस है स्फीयर फॉर्म में, इसके ये सेंटर पर मैंने कोई क्यू चार्ज प्लेस किया है, सपोज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। सपोज करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज मैंने प्लेस किया है एट अ सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो यहां पर ये आपको एक स्फीयर फॉर्म में आपको मैंने एरिया शो किया। ठीक है, ये सरफेस मैंने इधर सपोज की है। ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लोज्ड सरफेस लेनी है और उसके अंदर उसने हमें आर्टिकल में बताया हुआ है कि उसके अंदर क्या होगा, एक चार्ज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके अंदर सेंटर में एक चार्ज, पॉजिटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, दोनों केसेस में सेम चीज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्फीयर फॉर्म में मैंने इधर एक सरफेस कंसीडर कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हम फाई का फार्मूला देखें बच्चे, वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो अगर फाई के इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये वाला अगर फार्मूला हम देखें तो ये फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एरिया इज फ्लैट। ये एरिया सिर्फ, अब ये हम सिर्फ फार्मूला तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एरिया क्या होगा, फ्लैट। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट केस में देखें तो एरिया तो आपको कर्व फॉर्म में नजर आ रहा है, क्योंकि स्फीयर में देखें उसकी स्फीयर के ऊपर उसकी जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री के हर पॉइंट पर जो आपको एरिया नजर आ रहा है वो कर्व फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज नॉट एप्लीकेबल हेयर इफ वी कंसीडर जो आपके पास एरिया है वो कर्व फॉर्म में हो, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो जो सबसे पहला काम है वो हमारा ये हमें करना पड़ेगा कि इस जो कर्व फॉर्म में एरिया है इसको हमें स्फीयर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। इसको हमने स्फीयर बनाना है, सॉरी, जो कर्व फॉर्म में एरिया है उसको हमने फ्लैट बनाना है, ताकि हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा सके फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वाला। ठीक है, जब तक ये फ्लैट नहीं एरिया होता तब तक ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सही है, तो सबसे पहले इसको फ्लैट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड है कि आप इस टोटल स्फीयर को, जो टोटल आपकी सारी स्फीयर है, इसको आप छोटे छोटे पाथ में डिवाइड कर देंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने फुटबॉल आप खेलते होंगे, आपने देखा होगा फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल में जो टोटल उसकी स्फीयर होती है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे इतने जो है वो स्मॉल पैचेस होते हैं, स्मॉल पैचेस को मिला के वो पूरा एक फुटबॉल बना होता है। तो सेम वही काम ने हमने इधर करना है कि इस सारा का सारा जो स्फीयर है उसको हमने क्या करना है, स्मॉल पैचेस में, स्मॉल पाथ में इसको हमने डिवाइड कर देना, ताकि हर पैच का जो एरिया वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए। और हम क्या करेंगे, हर पैच के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, बाद में हम टोटल फ्लक्स फाइंड करके हम जो हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे वो इस सारे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमने डिवाइड करना है इस टोटल स्फीयर को स्मॉल पैचेस में। तो मैं सपोज करता हूं कि यहां पर मेरे पास एक पैच है ये, और इसका जो वेक्टर एरिया है वो मैं कहता हूं डेल्टा ए है। ठीक है, और इस पैच के अगर मैं इसका वेक्टर एरिया ड्रा करता हूं तो वेक्टर एरिया क्या होना है, इस पैच के क्या होना है, नॉर्मल होना है। तो नॉर्मल कैसे होगा ये, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। और चूंकि मेरे पास यहां पर कौन सा चार्ज है, यहां पर बच्चे मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन भी ये है और डेल्टा ए की डायरेक्शन भी वो है। ठीक है, लेकिन वी हैव सो मैनी एरियाज, सो मैनी पैचेस। ठीक है, क्योंकि स्फीयर में इधर हो सकते हैं 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल जो एरिया हम उनको सपोज कर लेते हैं कि वो है इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम देखें तो वो डेल्टा A1, नेक्स्ट आ जाएगा डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और ऐसे सो ऑन डेल्टा AN। क्योंकि मैंने बोला अगर वेक्टर फॉर्म में है तो साथ आपको एरो हेड भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन सब के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, ये वेक्टर एरिया है आपका हर पैच का। ठीक है, इंडिविजुअली। और इसके हर एक पैच के अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू बच्चे क्या होने वाली है, इसके अक्रॉस क्या होगी E1, इसके अक्रॉस क्या होगी E2, इसके अक्रॉस क्या होगी E3, इसके अक्रॉस क्या होगी E4। ठीक है, और ऐसे ये EN होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू हैव टू प्लेस एन एरो हेड एट अबव E। ठीक है,
तो ये आपके पास ये उसके सारे वेक्टर एरियाज आ गए और सारे पैचेस के, और ये उनके अक्रॉस के आगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज आ गई। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चे आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्योंकि हमने क्या फाइंड करना, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है इस सारी स्फीयर का। टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, जब हमें हर पैच का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिविजुअली पता होगा। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पैच की बात करें तो उसमें फ्लक्स φ1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, E1 डॉट डेल्टा A1। ठीक है, तो यहां पर बच्चे अगर आप डॉट प्रोडक्ट को जरा खत्म कर दें तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 और साथ कॉज थीटा। लेकिन अगर आप फिगर में जरा देखें तो वहां पर क्लियरली शो हो रहा है कि डेल्टा ए की भी डायरेक्शन वही है और आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन वही है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन दिस केस कि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एक ही डायरेक्शन अगर एक हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ फाई इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 और cos 0 1 होता है, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा फाई E1 और डेल्टा A1। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लक्स φ1 आ गया। अब आपको नेक्स्ट जो है वो फ्लक्स वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं उनकी वैल्यूज φ2 वो कैसे आ जाएगी, E2 डेल्टा A2, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम फ्लक्स 3 की बात करें तो बच्चे वो आ जाएगा E3 और डेल्टा A3। ठीक है, इसी तरह फ्लक्स 4 की बात करें तो वो आ जाएगा आपके पास E4 डेल्टा A4। ठीक है, सो ऑन, ऐसे अगर हम इस चीज को कंटिन्यू रखें तो फ्लक्स φn कितना आ जाएगा, En डेल्टा An। तो ये बच्चे आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई। फ्लक्स 1 पैच से हमने n पैचेस तक हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल फ्लक्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हम डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर अब हमने क्या करना है, टोटल फ्लक्स डिटरमिन करना है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स को डिटरमिन करने के लिए हम इन सारी की सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किसके इक्वल आ जाएगा, वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन φn। ठीक है, तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है जी, वो हमारे पास आया E1 डेल्टा A1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया है E2 डेल्टा A2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आया था रिलेशन, E3 डेल्टा A3 और फाई n की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, तो En डेल्टा An। ठीक है, सो गाइज ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंडिविजुअली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए, ताकि हम उस पूरे सिस्टम का, उस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमिन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि हमने एक ही पॉइंट चार्ज लिया है, एक ही चार्ज लिया है और वो उसके क्या है, उसके सेंटर में प्लेस किया हुआ। ठीक है, अगर तो चार्ज एक ही है और दूसरा उसको हमने उस स्फीयर के, उस सरफेस के सेंटर में प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज क्या होने वाली हैं, सेम होंगी, हर जगह सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू En इज इक्वल टू कितनी होती है ये वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू की सारी वैल्यूज सेम है और इन सारी वैल्यूज की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन में, इस ऊपर वाले रिलेशन में जहां पर E1 E2 E3 E4 En तक वैल्यूज, उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली E लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, इसलिए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो आप इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम E1 E2 E3 En की जगह हम E पुट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 और लास्ट वाली आ जाएगी आपके पास E डेल्टा An। अब यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो E की वैल्यू है वो सब में कॉमन है, तो आप इस वैल्यू को कॉमन ले लें तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, E और इन सारी वैल्यूज ये आ जाएंगे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और प्लस डेल्टा An। अब नेक्स्ट, अब इसकी वैल्यूज बच्चे यहाँ पर पुट कर दें तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या वैल्यू, ये मैंने लिखी हुई है, ये देखें
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें 1/4πε0 और ये क्या लिखा हुआ, 1/4πε0 Q/r²। ये E की वैल्यू यहाँ पर हमने प्लेस आउट कर दी और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको टोटल एरिया नजर आ रहा है। किसका? टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। उस स्फीयर जो हमने कंसीडर किया था, ये वाला स्फीयर जो हमने कंसीडर किया है, उसका यह क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, वो आपने याद रखना है कि वो होता है 4πr²। ये आपने डायरेक्ट मेमोराइज करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होता है जी, सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4π से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू विल गेट अ रिलेशन phi is equal to Q/ε0। we can write this relation in this form 1/ε0 into Q। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या हमने फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया, किसके अक्रॉस, थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो ये हमारे पास फाइनली रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम गाज लॉ पढ़ेंगे और गाजेस लॉ की हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।